Good morning, students. Today we are going to revise chapter 4 of social science, that is literary heritage of India. इसमें इन दिस चैप्टर मैं फिर से बता दे रही हूँ आप लोग को, इस चैप्टर में लिटरेचर से रिलेटेड यानी जो हमें विरासत में जो लिटरेचर मिली है उसके बारे में, हिंदुस्तान में जो विरासत में जो लिटरेचर मिली है उसके बारे में है कि पहले इंसान कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करता था, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था। उसके बाद से फिर कैसे लैंग्वेज आया, लैंग्वेज ने कैसे लिटरेचर का रूप लिया और कितने तरीके के लैंग्वेजेस आए, कौन कौन से लिटरेचर्स लिखे गए, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में है। तो इन द बिगिनिंग ऐसा बताया गया है कि पहले इंसान अपने एक्सप्रेशंस, थॉट्स और आइडियाज़ को सिंबल्स और ड्राइंग्स के सोर्स से एक्सप्रेस करता था। फिर उसको डायलॉग्स में चेंज किए गए, उसके बाद से उसको स्क्रिप्ट्स में चेंज किया गया यानी लिखना शुरू किया गया। और स्क्रिप्ट ने किसको डेवलप किया? लैंग्वेज को डेवलप किया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जो लैंग्वेज है उसने लिटरेचर को क्रिएट किया। तो लैंग्वेज इज़ द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। और पुराने ज़माने से ही जो इंडियन लिटरेचर है उसको उसकी एक अलग पहचान है ऐसा माना जाता है। और इंडियन स्कॉलर्स जो हैं यानी जो विद्वान हुए उन्होंने एंशिएंट लिटरेचर को जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एंशिएंट लिटरेचर को वैदिक और क्लासिकल लिटरेचर में डिवाइड किया और कुछ को फोक लिटरेचर में भी कुछ पोर्शंस को फोक लिटरेचर में भी डाला गया। मीन्स ये क्या बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने के जितने विद्वान हुए उन्होंने अपनी सहूलियत या आने वाली जनरेशन के को लिटरेचर को इजी बनाने के लिए, उनके लिए इजी बनाने के लिए उसको डिवाइड कर दिया कि दिस इज़ वैदिक, दिस विल कम इन वैदिक लिटरेचर, दिस विल कम इन क्लासिकल लिटरेचर और जो बचेगा वो फोक लिटरेचर पोर्शन होगा। इट मीन्स कि अगर किसी को वैदिक लिटरेचर का नॉलेज लेना है तो वो सिर्फ वैदिक लिटरेचर का ही नॉलेज ले। कुछ को अगर किसी को कॉम्बिनेशन में नॉलेज लेना है तो वो कॉम्बिनेशन में भी नॉलेज ले सकता है। तो इस तरह से लिटरेचर को डिवाइड किया गया। फिर हमारी लाइफ में लैंग्वेज और लिटरेचर का क्या रोल रहा है शुरू से, ये है कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं सदियों से। और ये लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करते हैं किसके लिए? मतलब अगर एक लैंग्वेज है तो वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लैंग्वेज को, फिर लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस यानी एनकरेज करना, मतलब अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, दिस इज़ इन्फ्लुएंस। और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों में जो लैंग्वेज और लिटरेचर की जो वो थी क्यूरियोसिटी थी वो और बढ़ती गई और जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल लैंग्वेज का क्या है? संस्कृत है। और आज के टाइम में भी संस्कृत को सिर्फ रिलीजियस इकोनॉमिक के लिए ही नहीं और सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं बल्कि संस्कृत को बेस्ट लैंग्वेज भी माना जाता है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। मीन्स ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर फील्ड में भी सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत। हालांकि जो संस्कृत है वो अभी आज प्रेजेंट टाइम में बहुत कम यूज़ किया जाता है, सिर्फ पूजा पाठ में और सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज़ में ही यूज़ किया जाता है। जनरली जो लैंग्वेज होती हैं वो क्यों बोली जाती हैं? ताकि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने एक्सप्रेशन को बेटर वे में क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके और जो सामने वाला है वो उसको समझ सके। अगर हम बोल के नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो स्क्रिप्ट वे में उस लैंग्वेज को समझा सकते हैं। ऐसा दिस एनकरेजेस द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट्स। फिर
ऐसा भी माना जाता है कि जो महर्षि फिर ग्रेट महर्षि हुए जो कि महर्षि पन्नी थे, जो कि सबसे पहले ग्रामेरियन थे और वो संस्कृत के ग्रामेरियन थे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इज महर्षि पन्नीज कौन सी? अष्ट अध्यायी विच इज़ नोट वर्दी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर की बुक अष्ट अध्यायी बुक है, जो लिखा किसने था? महर्षि पन्नी ने। और संस्कृत जो है वो आर्यंस की लैंग्वेज थी और लैंग्वेज ऑफ सेजेस यानी संतों की लैंग्वेज थी। लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स यानी विद्वानों की लैंग्वेज हुआ करती थी। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज़। और नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये माना गया कि संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज़। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सारे लैंग्वेजेस का बॉस कौन है? संस्कृत। अब हम फिर इसमें है, इस चैप्टर में है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, यानी पुराने ज़माने के इंडियन लिटरेचर कैसे होते थे। उनको पुराने ज़माने में लिटरेचर को वेद कहा जाता था। जो वेद होता है, वेद यानी नॉलेज, और नॉलेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जिनमें से इन चारों वेदों में से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है लिटरेचर की फील्ड में इंडिया में। और इसमें 1028 वर्सेस हैं। वर्सेस यानी छंद, यानी छोटे छोटे पार्ट ऑफ एनी स्टोरी, ऑफ एनी कन्वर्सेशन, ऑफ एनी एक्सप्रेशंस। किसी भी चीज़ को छोटे पार्ट में एक्सप्रेस करने को बोलते हैं वर्सेस। और इट इज़ a wonderful work divided into 10 divisions। और इन 1028 वर्सेस को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। और मोस्ट ऑफ द जो वर्सेस हैं, यानी ऋग्वेद के जो ज़्यादा से ज़्यादा छंद हैं, वो सिर्फ पूजा, भगवान की पूजा के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यज्ञ होता है तब ऋग्वेद के वर्सेस ही यूज़ किए जाते हैं। और इनमें से बहुत से वर्सेस जो हैं वो मॉर्निंग प्रेयर में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर हम देखें सामवेद। तो सामवेद जो है वो ऋग्वेद के बाद आया है। और इस वेद ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है? प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस, यानी जो हम छंद, जो ऋग्वेद में छंद हैं 1028 वर्सेस हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए इसके बारे, ये जो इसका जो वे है वो किस में मेंशन किया गया है? सामवेद में। कि सामवेद में क्या मेंशन किया गया है कि जो वर्सेस गिवन हैं इन ऋग्वेद, उसको किस प्रोसेस से पढ़ा जाए, क्या प्रोसेस है उसको पढ़ने की। और जो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गंगोत्री ऑफ म्यूज़िक। इस वेद को गंगोत्री ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वेद में ये बताया गया है कि जितने वर्सेस हैं सारे वेद में, यानी ऋग्वेद में जितने वर्सेस हैं, उनको किस तरह से प्रोसेस में लाया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए। इसके बाद आता है यजुर्वेद। और इसको वेदों का यज्ञ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी वर्सेस लिखे हुए हैं, कुछ प्रोज वे में हैं, कुछ पोएम वेज में हैं, कुछ वर्सेस हैं, यानी कुछ ऐसी हैं जो आपको लगेंगी लॉन्ग स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जो 2-3 लाइन में ही एक्सप्रेस की गई हैं। ये हाइम्स, यानी जो हमारे किस तरह से किसी भी यज्ञ में, जब आप यज्ञ देखते होंगे तो जिस भी मंत्र को पढ़ने का, उच्चारण करने का, ये रिसाइट करने का जो वे होता है वो एक हाइम वे में होता है, यानी ऐसा लगता है जैसे गुनगुनाया जा रहा है। तो इसका ये जो है यजुर्वेद में मेंशन है। फिर है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में अलग अलग टाइप के रिचुअल्स और संस्कार के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 वेद। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है?
Upanishadic literature gives us a vivid description of analysis of the beginning of universe and the mystery of life and death. जैसा मैंने बताया था कि उपनिषद में क्या बताया गया है कि दुनिया, ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो संसार है, ये कैसे बना, इसकी मिस्ट्री है, और ज़िंदगी कैसे, लाइफ कैसे चल रही है, इसकी मिस्ट्री है, और डेथ यानी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ यानी अनसुलझी गुत्थी जो होती है, जिसको कभी सुलझाया नहीं जा सकता, ऐसी मिस्ट्रीज़ उपनिषद में मेंशन की गई हैं। यानी दुनिया कैसे बनी, कैसे ख़त्म हो जाएगी, ये सारी मिस्ट्रीज़ इस उपनिषद में मेंशन की गई हैं। और उसके बाद से ये बोलते हैं कि इस उपनिषद में 108 मुक्ति को जो है वो मेंशन किए गए हैं। यानी 108 चैप्टर्स हैं जिन्होंने सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में बताया है। लाइफ की मिस्ट्री, डेथ की मिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड की मिस्ट्री, जो यूनिवर्स है ये कैसे बना, ये सारी मिस्ट्रीज़ जो हैं 108 पार्ट्स में मेंशन की गई हैं। फिर हम आते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर, यानी ब्राह्मण्स के कैसे लिटरेचर्स होते थे, वो किस में कंपोज की गई हैं, वैदिक लिटरेचर में कंपोज की गई हैं। और इनके इसमें ये क्या बताया गया है, एनी क्रिटिकल अप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज्ड इन द पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन ब्राह्मणिकल लिटरेचर। कोई भी वेद जो है वो किस बेस, ब्राह्मण लिटरेचर्स जो हैं, जो ब्राह्मण्स जो लिटरेचर पढ़ते हैं, वैदिक लिटरेचर में लिखा गया है उसको, और उस लिटरेचर को कैसे कंपोज किया गया है, पोएम के वे में, पोएटिक फॉर्म में मेंशन किया गया है। और वैदिक लिटरेचर जो है, वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन ब्रॉडली। यानी जब हम ब्राह्मण्स लिटरेचर में जाते हैं, जो कि वैदिक लिटरेचर में ही लिखा गया, वैदिक फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लिटरेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैदिक लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, और जो बचे उनको फोक लिटरेचर में डिवाइड किया गया। तो जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर्स हैं, जो मोस्टली ब्राह्मण्स पढ़ते हैं, वो वैदिक लिटरेचर है। और उसमें क्या बताया गया है कि ज़िंदगी के क्या सिद्धांत हैं, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, और किस तरह का नेचर होना चाहिए लोगों का, इसको बहुत डीप में समझाया गया है। लेट्स सी द आरण्यक्स। Aryans used to spend their last phase of life in Aranyaks. Making their ashrams in Aranyaks forest, they composed literature based in philosophy, which was the result of their deep thinking. It is known as Aranyaks. जो आर्यंस की जो राज था, आर्यंस का जो शासन था, उनका जो एंड टाइम था, उन्होंने आरण्यक्स में गुजारा था, और उन्होंने आश्रम में गुजारा था, और उन्होंने लिटरेचर कंपोज किया था, फ़िलॉसफी पे बेस्ड कुछ लिटरेचर लिखे थे, और जिसका रिज़ल्ट उसमें क्या लिखा गया था, बहुत गहरी सोच, यानी उस टाइम पे उनके अंदर क्या सोच चल रही थी, एट द एंड टाइम ऑफ आर्यंस वो क्या सोच रहे थे, उनकी क्या थिंकिंग चल रही थी, डीप थिंकिंग के बारे में उन्होंने जिसमें लिखा उसको कहते हैं आरण्यक्स। जिस टाइम पे लिखा उसको कहते हैं आरण्यक्स, जहाँ पे उन्होंने अपना टाइम गुजारा उसको कहते हैं आरण्यक्स। इन शॉर्ट, आर्यंस का जो लास्ट टाइम था, आर्यंस का जो शासन काल का जो लास्ट टाइम था, उसमें जो हुआ उस सब को जब शॉर्ट में, जिस्ट में मेंशन किया गया, तो उसको क्या कहा गया, आरण्यक्स। फिर हम वेदांगास देखते हैं। द वेदांगास लिटरेचर डील विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। मतलब वेदांगास में अगर हम देखें तो उसमें कैसे रीति रिवाज होते हैं, क्या ग्रामर क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, इन सब के बारे में मेंशन किया गया है। द रामायण एंड द महाभारत आर 2 ग्रेट इंडियन एपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो महाभारत और रामायण है, ये बहुत पुराने और बहुत बड़े ग्रंथ माने जाते हैं, और इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू द 2nd century। और
जो आज के ज़माने में जो रामायण और महाभारत के जो एपिक्स हैं उनको सेकेंड सेंचुरी से क्या किया गया है, ट्रेस किया गया है, लिया गया है। और रामायण में रामचंद्र की स्टोरी है। रामचंद्र कौन थे? द किंग ऑफ अयोध्या। रामायण इज़ द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। और रामायण में क्योंकि सिर्फ द किंग ऑफ राम जो हैं, द किंग ऑफ अयोध्या राम जो हैं, उनके बारे में, उनकी लाइफ, उनके शासनकाल के बारे में मेंशन किया गया है, इसलिए वो छोटी एपिक है इन कंपैरिजन ऑफ महाभारत। मतलब महाभारत बड़ी एपिक मानी जाती है, ग्रंथ मानी जाती है, क्योंकि महाभारत में 1,00,000 वर्सेस मेंशन किए गए हैं और इनमें वॉर्स का डिस्क्रिप्शन है, यानी जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कैसी हुई थी, क्यों हुई थी, उसका रीज़न क्या था, इन सब के बारे में उसमें मेंशन है। इसलिए ये सबसे रामायण से बड़ी एपिक मानी जाती है। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो अलग अलग पार्ट में दी गई, रियल लाइफ को अलग अलग पार्ट में स्टोरी बेस पे लिखा गया है। The Bhagavad Gita, a part of Mahabharata, expound the deep philosophical principle। यानी जो एक पार्ट है भगवद गीता जो महाभारत का ही पार्ट है, उसमें फिलोसफिकल सिद्धांतों के बारे में मेंशन किया गया है। और ये क्या मैसेज देता है भगवद गीता? मोक्ष, साल्वेशन, ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन सब के बारे में भगवद गीता में मेंशन किया गया है। और ये दोनों एपिक, जो दोनों ग्रंथ हैं, ये हिंदुस्तान के लिटरेचर पोर्शन को बहुत ज़्यादा, बहुत समय तक इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। They have implanted motivational seeds of संस्कार in the Indians। और इन्होंने ही, इन्हीं एपिक्स ने हिंदुस्तान में लोगों के अंदर संस्कार का मतलब संस्कारों का बीज बोया। मीन्स जब ये एपिक्स आए तो लोगों के अंदर क्या बोलते हैं आप, डिसिप्लिन, मैनर्स, एटिकेट्स जिसको कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें इसमें इनके थ्रू ही लोगों के अंदर आई। और इस पीरियड में क्या था, जब ये महाभारत और रामायण एपिक का पीरियड था, इसी टाइम पे संस्कृत लिटरेचर का भी प्रोडक्शन हुआ, यानी इंट्रोडक्शन हुआ, तभी ये लिटरेचर भी आया, विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो एपिक महाभारत और रामायण प्लस संस्कृत। महाभारत और रामायण में रिलीजियस प्लस बिहेवियर प्लस मैनर्स, एटिकेट्स और संस्कृत यानी एजुकेशन, इन सब का मिक्सचर हो गया। और ये रिलीजियस यानी आप कहें तो धर्म और वर्ल्डली यानी दुनिया, दोनों के बारे में अच्छी कॉम्बिनेशन बन गया, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इनमें पुराण जो है, ये भी एक पार्ट है इनका, इस एपिक का, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसमें क्या है, वैदिक रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम मेंशन किया गया है, यानी पुराने समय में वैदिक रिलीजन कैसा था ये मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथास वर कंपोज। और इस टाइम पे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। और इन स्क्रिप्चर्स में क्या मेंशन किया गया, साइंस, फिलॉसफी, सब कुछ मेंशन किया गया। जैसे कि कौटिल्याज अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि मैनेजमेंट सिखाती है, और जिसमें अलग अलग तरीके के आर्ट, मैथमेटिक्स और सारे, मतलब एक ही बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। फिर हम देखें, अगर पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो वो किस लैंग्वेज में थी, पाली लैंग्वेज में थी। और ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया और इसलिए इसको त्रिपिटिका कहा गया। और इसमें सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका, जो त्रिपिटिका कहा गया 3 सेक्शंस के बुक को, उसको क्या, उसमें से पहला क्या है, सुक्त पिटिका, विनायक पिटिका और अभिधम्मा पिटिका है। ये 3 पार्ट हैं। और बिसाइड्स मेनी अदर वर्क्स वर ऑल्सो कंपोज्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे बुद्ध रिलीजन के काम हैं, या ऐसे बुद्ध रिलीजन की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशन की गई हैं।
हम जब गुप्ता पीरियड को के बारे में बात करते हैं तो उस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम एंड ड्रामा। इस पीरियड में क्यों इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे संस्कृत पोएम्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई, बहुत सारे ड्रामाज होने लगे, यानी स्टेजेस बनने लगे, बहुत संस्कृत से रिलेटेड बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी, ऐसा कह सकते हैं। इन्हीं के टाइम पे कालिदास, भवभूति, भारवी, भरतृहारी, बाना भट्ट, मांगा और बहुत सारे जो ग्रेट पर्सन हुए, ग्रेट राइटर्स हुए, वो गुप्ता पीरियड में ही हुए। और इनमें से कालिदास जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुए। क्यों? उनके जो काम है जैसे कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, ये सारे जो काम हैं, ये सब जो ड्रामास, पोएटिक ड्रामास हैं, ये इन्होंने लिखे थे। और ये जो पोएम्स हैं ये बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में, मतलब अगर आप पोएम पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं ड्रामा हो रहा है, इस स्टाइल में उनके पोएम्स लिखे हुए थे। तो इसमें यही मेंशन किया गया है कि किसने क्या लिखा था और द सब्जेक्ट्स, जो गुप्ता पीरियड में जितने ग्रेट पोएट्स हुए उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, क्या क्या लिखा, ये है। उसके बाद से है वर्सेस वर कंपोज्ड इन अर्लियर फ्रॉम गुजराती, फ्रॉम ऑफ गुजराती लैंग्वेज, यानी जो छंद हुए, जो वर्सेस हुए, जो अलग अलग पार्ट होते हैं स्टोरीज़ या पोएम की, वो आगे जाके कुछ जो हैं वो गुजराती लैंग्वेज में भी लिखे गए। और उस टाइम पे गुजराती लैंग्वेज, ये कब लिखे गए? जब गुजराती लैंग्वेज भी डेवलप हो रहा था और बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स कंपोज किसमें किए गए, लिटरेचर के बहुत सारे पोर्शन को गुजराती लैंग्वेज में भी कंपोज किया गया। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्पेरस बाय लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता। तो लिटरेचर, जो गुजराती लिटरेचर है, गुजराती लैंग्वेज को किसने ज़्यादा जो सपोर्ट किया या किसने सबसे ज़्यादा लिखा, उनके नाम ये मेंशन किए गए हैं, जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, आखो, प्रेमचंद, प्रीतम और बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे गुजराती वर्सेस लिखे, सॉन्ग्स लिखे, गरबा मेंशन किया और इनको पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद से ये इसमें और मतलब लैंग्वेजेस के बारे में, मतलब दूसरे कौन कौन से लैंग्वेज हुए, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब के बारे में इसमें मेंशन किया गया। फिर हम देखें मेडिवल लिटरेचर। मेडिवल लिटरेचर यानी पहले था एंशिएंट, जो सबसे बिगनिंग, फिर मेडिवल यानी मध्यकाल का जो लिटरेचर था वो कैसा था वो देखते हैं। उसमें जो मेडिवल एज का बिगनिंग था, उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया का लिटरेचर क्या था, संस्कृत लैंग्वेज था, संस्कृत में था, और इसलिए सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी वजह से उस टाइम पे मेडिवल एज पे बहुत सारे राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा था, और किस में लिखा था, संस्कृत में लिखा था। और इसी टाइम पे दो बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई थी, जैसे कश्मीर की सोमवेदा काठा सरिता सागर, और सेकंड जो थी वो कल्हाना की राजतरंगिनी, जो कि हिस्टोरिकल, इंडिया की हिस्टोरिकल बुक्स मानी जाती हैं। और इसी के बाद से द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर डील्स विथ हेरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान का टाइम आया तो हिंदी लिटरेचर का इंट्रोडक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। और इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया। इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा, संस्कृत ने बहुत ज़्यादा अपना इसी टाइम पे मेडिवल एज में ही क्या किया था, बहुत अपनी साख बना ली थी। और कुछ टाइम के लिए जैनिज़्म भी, जैनिज़्म किससे इन्फ्लुएंस हो गया, कन्नड़ लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हो गया। नॉट फॉर द होल लॉन्ग टाइम, इट इज़ फॉर सम टाइम। फिर
तमिल लैंग्वेज लिखी गई। तमिल लैंग्वेज में जो रामायण है उसको तमिल लैंग्वेज में भी कंपोज किया गया। यानी धीरे धीरे संस्कृत के बाद से धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेजेस का क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद से लैंग्वेजेस में अलग अलग दिल्ली में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाने लगी, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाने लगी। और इसी लैंग्वेज को राइटिंग फॉर्म में भी एक्सप्रेस करने लगे। ये सब कब हुआ, मिडीवल एज में शुरू हुआ। और मिडीवल एज में जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसका यूज़ सिर्फ कोर्ट में होता था। यानी एक लैंग्वेज थी पर्शियंस की, वो लैंग्वेज कोर्ट में यूज़ होती थी, क्योंकि जो अदर लैंग्वेजेस थी वो कॉमन नहीं थी और वो हर किसी को समझ में नहीं आती थी। तो ऑफिशियल वर्क, स्पेशली जब कोर्ट में कोई काम होता था, कोई बात होती थी या कुछ केसेस होते थे, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में होते थे। फिर आते हैं हम, ये तो हो गया मिडीवल एज का लैंग्वेज। फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। उसके बाद से जो कि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, उसके बाद से तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि रावलपिंडी आज पाकिस्तान में मानी जाती है। यानी पहले हमारे जब मर्ज था तब यहाँ हमारे पास ही था। उसके बाद वाराणसी के जो कॉलेजेस हैं वो मतलब ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़, एंशेंट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में पहले ये बताया गया है कि इंसान अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को स्क्रिप्ट में ना लिख के सिंबल्स और साउंड से एक्सप्रेस करता था, लेकिन धीरे धीरे उन सिंबल्स का यूज़ स्क्रिप्ट में होने लगा, यानी राइटिंग फॉर्म में होने लगा। अब जैसे ही राइटिंग फॉर्म में होने लगा तो फिर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, जिनमें सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद से, हालांकि आज भी संस्कृत बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन फिर भी संस्कृत को इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट लैंग्वेज कहा गया है, नॉट ओनली फॉर द कन्वर्सेशन, नॉट ओनली फॉर द राइटिंग पोर्शन। इट इज़ मेंशन दैट कंप्यूटर यूज़ में भी सबसे बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत को ही माना गया, और ये कहा गया कि संस्कृत इज़ द बॉस ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। फिर इसी तरह से वेद आए, क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर बना तो वेदास बने, और वेदास में 4 वेद हैं, जिनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह से वेद आए। फिर उपनिषद आया, जिसमें कि वेदास के थ्रू लोगों में क्या हुआ, लोगों में मैनर्स, एटिकेट्स आए कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील, हाउ टू टॉक, ये सारी चीज़ें लोगों ने वेदास से सीखी। उसके बाद से जो एपिक्स आए, महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, और इन एपिक्स से भी लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और बहुत लॉन्ग टाइम तक इन एपिक्स का लोगों पे बहुत असर रहा। फिर टाइम आया मिडीवल एज, यानी मध्यकाल, जिसमें अदर लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन होने लगा, जैसे हिंदी, जैसे तमिल, जैसे कन्नड़, ये सारे लैंग्वेजेस आए अलग अलग राजाओं के शासन काल में। और उसके बाद से जब लैंग्वेजेस और लिटरेचर का इंट्रोडक्शन हो गया तो यूनिवर्सिटीज़ बनी, और यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या मेंशन किया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के पार्ट में, पाकिस्तान के एक एरिया में है, वो हमारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो दिस ऑल इज़ इन दिस चैप्टर, और इसमें एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ लेंगे कि आपको कहाँ पे, किस टॉपिक पे नहीं समझ में आया। ओके, टिल देन टेक केयर, और अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एंड, थैंक यू।